बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेक्शन 24 एंड सेक्शन 24 ए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक है। सेक्शन 24 डील करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र और विड्रॉवल से, और सेक्शन 24 ए डील करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ से। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इन दोनों सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसी लेक्चर में हम उन ग्राउंड्स को भी डिस्कस करेंगे जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर किसी भी मुकदमे को या किसी भी अपील को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिएगा एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऑर्डर दे किसी भी सूट या अपील को ट्रांसफ़र करने के मुतल्लिक, क्या उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की जा सकती है या नहीं की जा सकती, तो वो बात भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मगर सेक्शन 24 को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने सेक्शन 22 डिस्कस किया था, जो कि डील करता है पावर ऑफ कोर्ट टू ट्रांसफ़र एनी सूट विच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ठीक है, यानी कि सेक्शन 22 के तहत डिफेंडेंट को जो राइट दिया गया है कि डिफेंडेंट अगर चाहता है तो वो किसी भी मुकदमे को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 22 में सिर्फ़ और सिर्फ मुकदमे के हवाले से बताया गया है, सूट के हवाले से बताया गया है, और सेक्शन 22 तब ही एप्लीकेबल होगा जब डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे। यहाँ पर सेक्शन 24 में एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट को जनरल पावर दिया गया है, यानी कि बहुत ही वाइड डिस्क्रिशन दिया गया है ट्रांसफ़र के मुतल्लिक। और सेक्शन 24 के तहत एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट सो मोटो पावर इस्तेमाल करते हुए भी किसी मुकदमे या अपील को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मुंतकिल कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम उन ग्राउंड्स को भी डिस्कस करेंगे जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर किसी मुकदमे को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सेक्शन 24 डील करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र और विड्रॉवल से। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज and after notice to the parties and after hearing of such parties as desire to be heard or of its own motion without such notice, the high court and the district court may at any stage। यहाँ पर देखिएगा कि अगर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, तो जिस कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाएगा, यानी कि अगर पार्टी ने एपेलेट कोर्ट में एप्लीकेशन दी है या पार्टी ने जो है वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, तो वहाँ पर उस कोर्ट की ड्यूटी है कि वो नोटिस देगी तमाम पार्टीज़ को जो कि उस मुकदमे में या उस अपील में इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद उन पार्टीज़ को सुनेगी। ठीक है, यानी कि एपेलेट और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सुनेगी। मगर यहाँ पर सेक्शन 24 में ये भी बताया गया है कि एपेलेट और जो हाई कोर्ट है वो सो मोटो पावर भी एक्सरसाइज कर सकती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन मोशन हाई कोर्ट एंड एपेलेट कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी सूट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। सो द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज क्लॉज ए ट्रांसफर एनी सूट appeal or other proceeding pending before it for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same। इसका मतलब यह है कि अगर एपेलेट या हाई कोर्ट में कोई मुकदमा या अपील वगैरह जो है वो पेंडिंग में है, तो एपेलेट और जो हाई कोर्ट है वो उसी मुकदमे को अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। मगर एक बात याद रखिएगा कि अगर एपेलेट कोर्ट में कोई मुकदमा जो है वो पेंडिंग में है और एपेलेट कोर्ट चाहती है कि इस मुकदमे को अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो एपेलेट कोर्ट भी कर सकती है और इसी तरीके से हाई कोर्ट भी कर सकती है। मगर जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा उस मुकदमे को, वो कोर्ट कंपेटेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि वो कोर्ट जो है उस कोर्ट की कंपिटेंसी हो कि वो उस
मैटर को, उस सूट को डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, यानी कि उस पर फाइनली एडजुडिकेशन दें। सब क्लॉज बी, withdraw any suit, appeal or other proceeding pending in any court subordinate to it, यानी कि एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी मुकदमे को या अपील वगैरह को अगर उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग में है तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, यानी कि अगर एपेलेट कोर्ट ने अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से किसी मुकदमे को विड्रॉ किया तो उस मुकदमे को वो खुद भी सुन सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट ने अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से किसी मुकदमे या किसी अपील वगैरह को विड्रॉ किया तो हाई कोर्ट उस मुकदमे की समाअत खुद भी कर सकती है, ठीक है। ट्रांसफर द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट एंड कंपेटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एपेलेट कोर्ट ने अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से किसी मुकदमे को विड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एपेलेट कोर्ट उस मुकदमे की समाअत खुद भी कर सकती है, या अगर एपेलेट कोर्ट ने चाहा तो वो उस मुकदमे को किसी दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में से किसी दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। मगर अगेन जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वो कोर्ट कंपेटेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिस कोर्ट में वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, उस कोर्ट की जो है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, ताकि वो कोर्ट जो ट्रांसफरी कोर्ट है वो उस मुकदमे को या उस अपील वगैरह को फाइनली एडजुडिकेट कर दें। Retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was withdrawn. For example, अपीलेट कोर्ट ने अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में यानी कि कोर्ट ए से किसी मुकदमे को विड्रॉ किया और कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अपीलेट कोर्ट के पास ये राइट महफूज है कि अगर अपीलेट कोर्ट चाहती है तो उसी मुकदमे को जो कि अपीलेट कोर्ट ने कोर्ट बी में ट्रांसफ़र किया था उसको वापस रीट्रांसफ़र कर सकती है कोर्ट ए में, ठीक है। इसी तरीके से ये राइट जो है ये हाई कोर्ट के पास भी महफूज है। अगर हाई कोर्ट ने अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में किसी भी कोर्ट से किसी मुकदमे को या अपील वगैरह को विड्रॉ कर दिया था, ठीक है, और किसी दूसरे कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, अब यहाँ पर हाई कोर्ट को अगर लगता है फॉर एग्जाम्पल जिस कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है उस कोर्ट में किसी पार्टी को जस्टिस नहीं मिल सकता, या जिस कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है फॉर एग्जाम्पल वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो है वो फॉर एग्जाम्पल उन दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी के साथ उसका पर्सनल रिलेशन है, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है फॉर एग्जाम्पल उसकी जो है अपनी इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट है उसमें, फॉर एग्जाम्पल उसका जो है अपना पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है उस मुकदमे में या उस अपील वगैरह में, तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट के पास ये पावर दी गई है अंडर सेक्शन 24 के हाई कोर्ट उस मुकदमे को वापस रीट्रांसफ़र कर सकती है उसी कोर्ट में जहाँ से उसको विड्रॉ किया गया था। Subsection 2, where any suit or proceeding has been transferred or withdrawn under subsection 1, यानी कि सबसेक्शन 1 के तहत अगर किसी मुकदमे या अपील या किसी भी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र किया गया है, the court which thereafter tries such suit may, subject to any special direction in the case of an order of transfer, either retry it or proceed from the point at which it was transferred or withdrawn, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल एपेलेट कोर्ट ने किसी अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से एक मुकदमे को विड्रॉ किया, ठीक है, और साथ में ऑर्डर दिया, यानी कि जो ट्रांसफरी कोर्ट है जिस कोर्ट को वो मुकदमा ट्रांसफ़र किया जाएगा उस कोर्ट को साथ में डायरेक्शंस दिए हैं कि आप, यानी कि ये जो ट्रांसफरी कोर्ट है ये इस मुकदमे की समाअत इस पॉइंट से करेगी, या फॉर एग्जांपल ऑर्डर दिया गया है एपेलेट कोर्ट की तरफ से कि जो ट्रांसफरी कोर्ट है वो इस मुकदमे की समाअत जो है दोबारा करेगी, तो फिर उन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाएगा। अगर ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जो ट्रांसफरी कोर्ट है उसको डिस्क्रिशन दी गई है कि अगर ट्रांसफरी कोर्ट चाहती है तो वो उस मुकदमे को दोबारा
जो है उस मुकदमे को रीट्राई कर सकती है, यानी कि दोबारा जो है उस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकती है, या उस मुकदमे को वहां से भी प्रोसीड कर सकती है जहां से उस मुकदमे को विड्रॉ किया गया था। ठीक है, यहां पर मतलब कि अगर डायरेक्शंस हैं तो उन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्शंस दिए हैं तो उन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाएगा। अगर कोई डायरेक्शंस नहीं है तो वहां पर फिर ट्रांसफरी कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। Subsection 3, for the purpose of this section, court of additional and assistant judges shall be deemed to be subordinate to the district court। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे जो एडिशनल और असिस्टेंट जजेस के जो कोर्ट हैं वो इस सेक्शन के लिहाज से, इस सेक्शन के लिए वो कोर्ट सबॉर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। ठीक है, यानी कि उन कोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबॉर्डिनेट ही माना जाएगा इस सेक्शन के तहत। Subsection 4, the court trying any suit transfer or withdrawn under this section from a court of small causes shall for the purpose of such suit be deemed to be a court of small causes। यानी कि अगर किसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट से किसी मुकदमे को विड्रॉ किया गया है, ठीक है, और उस मुकदमे को एक ऐसे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है जो कि वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जिस कोर्ट से उसको विड्रॉ किया गया है उसकी जो पिकेनियरी जुरिस्डिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल वो 50,000 रुपये है, और जिस कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र किया गया है उसकी जो पिकेनियरी जुरिस्डिक्शन है वो लाखों में है। तो यहाँ पर जिस कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि ट्रांसफरी कोर्ट को भी उस मुकदमे के लिए स्मॉल कॉज कोर्ट ही तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो सब सेक्शन 4 है इसी में ये बात बताई गई है कि ट्रांसफरी कोर्ट को भी उस मुकदमे के लिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट ही तस्वुर किया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24A, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सब सेक्शन 1 में ये बात बताई गई है कि अगर किसी पार्टी ने एप्लीकेशन दी है, फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट ने एपेलेट कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दी है कि इस मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो एपेलेट कोर्ट क्या करेगी? अगर एपेलेट कोर्ट चाहती है कि वो उस मुकदमे की समाअत खुद शुरू कर दें, ठीक है, तो वहाँ पर पार्टीज़ को डेट मेंशन कर देगी कि फ़लाँ तारीख को आप लोग कोर्ट में हाजिर हो जाइए। ठीक है, या एपेलेट कोर्ट ने कोर्ट ए से कोर्ट बी में केस जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहा तो उस टाइम भी पार्टीज़ को डेट मेंशन कर देगी कि पार्टीज़ जो है वो कोर्ट बी में फ़लाँ तारीख को हाजिर हो। ठीक है, यानी कि उनकी जो अपीयरेंस है वो फ़लाँ तारीख को कोर्ट बी में होगी। इसी तरीके से जो हमारा सब सेक्शन 2 है उसमें बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल एपेलेट या हाई कोर्ट ने सो मोटो पावर इस्तेमाल करते हुए किसी मुकदमे, अपील या किसी भी प्रोसीडिंग को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर जो पार्टीज़ होती है उनको तो पता ही नहीं होता कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारा जो मुकदमा है वो कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो पार्टीज़ डेफिनेटली अपने स्पेसिफाइड डेट पे कोर्ट ए में हाजिर होंगी। ठीक है, दोनों पार्टीज़ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो उनको कम्युनिकेट कर देगा कि आप लोगों को जो केस है जो कोर्ट ए में पेंडिंग में था उसको कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट ए का वो फिर उन पार्टीज़ को डेट बता देगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को फ़लाँ तारीख को हाजिर होना है कोर्ट बी में। ठीक है, मगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये भी कह सकता है कि आप लोगों को आज के तारीख में हाजिर होना है कोर्ट बी में, और फॉर एग्जांपल उनको कोई और डेट भी दे सकता है, मगर यहाँ पर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डिस्टेंस को मद्देनज़र रखेगा। फॉर एग्जांपल कितना डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल कोर्ट ए और कोर्ट बी में। ठीक है, तो ये हमारा जो सेक्शन है सेक्शन 24 है, ये अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सूट के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आया होगा, और आप लोग जब बेयर हेड की लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो ये सेक्शन आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम इन्हीं सेक्शंस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के ज़रिए से, क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर में एक्सप्लेनेशन को ऐड करता हूँ ताकि जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ में आए। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 24
confers general power upon district and the high court to transfer, withdraw or retransfer at any stage a pending suit, appeal or other proceeding either upon suo motu, either upon suo motu or अपॉन एप्लीकेशन बाय अ पार्टी। यानी कि हमने अभी स्टडी किया कि भाई हाई कोर्ट और जो एपेलेट कोर्ट है वो सो मोटो इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि सो मोटो पावर इस्तेमाल करके किसी मुकदमे, अपील या किसी भी प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, और उसको रीट्रांसफ़र भी कर सकती है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के पास भी यही पावर है। अंडर आर्टिकल, अब देखें ये जो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 24 में हमने एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट को डिस्कस किया, तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमें आर्टिकल 186 ए बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 186 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और टू अ कोर्ट सुबॉर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी जो है वो पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 186 ए के तहत कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती है, ठीक है, तो वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट से किसी केस को विड्रॉ किया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया लाहौर हाई कोर्ट में, या लाहौर हाई कोर्ट के जो मातहत कोर्ट हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये पावर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 186 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। Following conditions must be fulfilled before an order of transfer is to be made under सेक्शन 24। कुछ कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल होना ज़रूरी है। इन कंडीशन का जो है इन कंडीशन का जो मौजूदगी है वो ज़रूरी है, और इन जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो एपेलेट कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो किसी मुकदमे या अपील वगैरह को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। The court in which the suit, appeal or other proceeding is pending should be a court of competent jurisdiction। यानी कि जिस कोर्ट से किसी मुकदमे या अपील वगैरह को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कोर्ट क्या होना चाहिए, उस कोर्ट की कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। यानी कि वो कोर्ट उस सूट को, उस मुकदमे को या उस अपील को एडजुडिकेट कर सकती है, उस कोर्ट की जो है वो कंपेटेंट जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। The court to which the suit etc. means suit, appeal or other proceeding is to be transferred should be a court of competent jurisdiction to try or dispose of the same। यानी कि जिस कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कोर्ट भी कंपेटेंट होना चाहिए, और जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी भी मुकदमे, अपील वगैरह को, वो कोर्ट भी कंपेटेंट होना चाहिए कि वो कोर्ट भी उसी मुकदमे को एडजुडिकेट कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से द कोर्ट टू विच द सूट एक्सेट्रा इज ट्रांसफर शुड बी सबॉर्डिनेट टू द कोर्ट ऑर्डरिंग द ट्रांसफर। देखिए यहाँ पर एपेलेट कोर्ट अगर कोर्ट ए से कोर्ट बी में किसी सूट को ट्रांसफ़र करना चाहती है तो एपेलेट कोर्ट के सबॉर्डिनेट होने चाहिए दोनों कोर्ट, ठीक है। जिससे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, दोनों कोर्ट जो है वो सबॉर्डिनेट होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है कि फ़लाँ मुकदमे को या फ़लाँ अपील को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो दोनों कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होना ज़रूरी है। A transfer upon application without notice to the parties is irregular and will not confer any jurisdiction upon the transferee court। देखिए हमने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट ने नोटिस दिया, डिफेंडेंट ने जो है वो एप्लीकेशन दिया कोर्ट को कि फ़लाँ मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब वो जो कोर्ट है उस कोर्ट की ड्यूटी है कि वो कोर्ट प्लेंटिफ को नोटिस दे, ताकि प्लेंटिफ के इल्म में हो कि जो मुकदमा प्लेंटिफ ने कोर्ट ए में इंस्टीट्यूट किया था उस मुकदमे को कोर्ट बी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया और एपेलेट कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि मुकदमे को कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ऐसा ऑर्डर जो है वो इर्रेगुलर है, और जिस कोर्ट में उस मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जाएगा उस कोर्ट को वो ऑर्डर फिर जुरिस्डिक्शन नहीं देती, ठीक है।
Upon the order of transfer, the court before which the suit etc is pending ceases to have jurisdiction। देखिए जैसे ही ऑर्डर का ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया गया, ठीक है, अब जिस कोर्ट में वो मुकदमा पेंडिंग में है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस मुकदमे पर खत्म हो जाती है जैसे ही ऑर्डर दे दिया गया। बिकॉज एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर इज इफेक्टिव व्हेन इट इज मेड। ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर तभी इफेक्टिव होता है जब उसको मतलब जब वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे दें, ठीक है। यानी कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सूट जब तक के ट्रांसफरी कोर्ट में ट्रांसफ़र ना हो जाए। जैसे ही एपेलेट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि फ़लाँ मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो जिस कोर्ट में वो मुकदमा या वो अपील वगैरह जो है वो पेंडिंग में है, उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर सूट या उस पर्टिकुलर अपील पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि उस कोर्ट की फिर जुरिस्डिक्शन बाकी नहीं रहती। ग्राउंड फॉर ट्रांसफ़र, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर जो है किसी मुकदमे अपील वगैरह को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पेक्यूनियरी और पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जिस कोर्ट में फॉर एग्जांपल जो मुकदमा या अपील है वो पेंडिंग में है और वहाँ का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका कोई पेक्यूनियरी या पर्सनल इंटरेस्ट है उस मुकदमे में, तो इस चीज़ को जो है एक ग्राउंड बनाकर उस मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पर्सनल नॉलेज ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास उस मुकदमे के मुताल्लिक कुछ पर्सनल नॉलेज है तो इसको भी ग्राउंड बनाकर जो है मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। रिलेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद पार्टी, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कोई रिलेशन वगैरह है। द जज हैविंग मेड रिमार्क्स अगेंस्ट पार्टी, अगर जज ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ कोई रिमार्क्स वगैरह दिए, ठीक है, यानी कि उस पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना पर्सनल रिमार्क दिया, तो उस रिमार्क्स को भी ग्राउंड बना के जो है उस मुकदमे को उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज़ एंड विटनेसेस, पार्टीज़ के कन्वीनियंस के लिए और विटनेसेस के कन्वीनियंस के लिए भी मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फॉर द डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट इज़ सुपीरियर ऑफ अ ट्रायल जज, अगर जो डिफेंडेंट है वो सुपीरियर है, ट्रायल जज का सुपीरियर ऑफिसर है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है और इस ग्राउंड को भी एक रीज़न बताते हुए जो है मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वेयर इट इज़ sought टू इफेक्ट एन इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र, जहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट में किसी मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जाएगा, द एप्लीकेशन विल लाई टू द हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किसी मुकदमे को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट को दिया जाएगा। इसी तरीके से वेयर इट इज़ sought टू इफेक्ट ट्रांसफ़र इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जब एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किसी मुकदमे अपील वगैरह को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी दी जा सकती है और हाई कोर्ट को भी दी जा सकती है। यानी कि दोनों कोर्ट्स की क्या है, कंकरेंट जुरिस्डिक्शन है। मगर याद रखिएगा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर किसी मुकदमे सूट वगैरह को, तो वहाँ पर एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में दिया जाएगा। No appeal can be filed on to the High Court against an order of transfer of the district court, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र दे दिया, ठीक है, तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई अपील जो है हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं किया जा सकता। हावेवर कुछ केसेस में रिवीजन हो सकती है, ठीक है, यानी कि उस ऑर्डर की रिवीजन हो सकती है, मगर अपील जो है आप फाइल नहीं कर सकते हो। नो रिवीजन इज कंपेटेंट अगेंस्ट सो मोटो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अगर एपेलेट कोर्ट ने सो मोटो पावर एक्सरसाइज करते हुए किसी मुकदमे को ट्रांसफर किया कोर्ट ए से कोर्ट बी में, ठीक है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ ना अपील फाइल की जा सकती है और ना उस ऑर्डर की जो है वो रिवीजन हो सकती है। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं इस लेक्चर के मुताल्लिक, इस सेक्शंस के मुताल्लिक, वो क्लियर हो चुके होंगे।
और अगर फिर भी आप लोगों को कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रेलेवेंट या मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे रेलेवेंट, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू पीपल एज सून एज पॉसिबल। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।